देख रहे हैं कि समाज में एक दिन कार्यक्रम होता है, एक दिन भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद क्या, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमें धरातल पर काम करते नजर नहीं आता। सिर्फ मंचों से बड़े बड़े भाषण लगा लेंगे, मंचों से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे, मंचों से तमाम देश के वो चेहरे जो आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलन में आए हुए हैं, उनको देखते हैं कि हाँ बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े आंदोलनकारी। लेकिन अब धरातल पर जाकर देखिए, क्या वो आंदोलन कर रहे हैं सही मायने में? आरएसएस के लोग सुबह 4 बजे उठकर वो शाखा लगा लेते हैं और हमारे लोगों को घर घर जाकर बुलाते हैं, उनके घर पे बैठकर चाय पीते हैं। ऐसे बहुजन समाज के समता सैनिक दल के कितने लोगों के घरों में जा रहे हैं, कितने लोगों को मिशन मूवमेंट समझा रहे हैं, कितने लोगों को मिशन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो इस तरह का जो सिनेरियो आज बना हुआ है देश में, ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। कि एक विवाह के बाद भी आदमी स्वतंत्र रूप से उतना ही काम कर सकता है जितना कि अविवाहित। अब मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ, अपने जीवन साथी का उदाहरण दे सकती हूँ। हम दोनों देखिए समाज में रात दिन लगे रहते हैं, क्या हमें समाज से कोई लालच है? लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने समर्पण बलिदान संघर्ष किया है, तो कहीं ना कहीं उनका अंश मात्र हम भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा जाए, कम से कम उसको रोकने का काम ना करें। जो संख्या है वो उस बहुजन समाज की जो लगातार हर संघर्ष में, हर आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी देश में कोई एट्रोसिटी होती है तो वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है, सबसे पहले रोडों पर उतरता है, सबसे पहले वो रोडों को जाम करने का काम करता है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग हमारी भीड़ दिखाकर कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को, अपने नाम को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को सोचना चाहिए, इन जैसे नेताओं से बचें। मान्यवर काशीराम जी ने समाज के एक बेटी को निकाला, आज कितने समाज के लोग बेटियों को निकाल रहे? बताइए मुझे, कितने समाज के लोग अपने घर की बहन बेटी को आज मिशन मूवमेंट में निकाल रहे? विडंबना है सुरेंद्र जी, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जब महिला सीट रिजर्व होती है तभी हमारे समाज के लोग अपने घर की बहन बेटी को निकालते हैं। किस लिए? क्योंकि महिला रिजर्व सीट हो गई, उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन उससे पहले क्या? मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज के तमाम लोगों को सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर सत्ता का मजा चखाया कि देखिए एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंचकर, संसद में पहुंचकर इस देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर सकता है। लेकिन आज सारे सांसद बैठे हैं हमारे जो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन वो क्या करें? मैं कह रही हूँ कि जितने भी सांसद है एक बार साइड में हट जाए। मैं कहती हूँ जो मोदी सरकार है ना धड़ाम से नीचे पड़ेगी। लेकिन क्यों नहीं हटते वो? क्योंकि आप सबको पता है कि आज जो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, सिर्फ वो अपने तक, अपने परिवार तक, अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए। उन्हें समाज से कोई लेना देना। दिन दहाड़े बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, दिन दहाड़े आज आपकी नौकरियां छीनी जा रही है, दिन दहाड़े आपका आरक्षण छीना जा रहा है। तो आज संविधान के मायने रह कहाँ गए हैं? लेकिन ये उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ कि लगातार अपने नेतृत्व को आज चमकाने का काम कर रहे हैं बहुजन महान पुरुषों के नाम। आज लोग काशीराम जी का नाम खुले तौर पर ले रहे हैं, आज काशीराम जी की जय जयकार करे, बाबा साहब की जय जयकार। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि विपक्ष में या सत्ता में बैठे लोग भी बाबा साहब की मूर्तियां लगवाने का काम करें, उनके पोस्टरों को लगवाने का काम करें। लेकिन जब बात आती है उनके विचारधारा को मनोसात करने की, उनके विचारधारा को पढ़ाने की, तो कितना या कौन सी सरकारें आजादी के बाद से आज तक उनके विचारों को पढ़ाने का काम करें? नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ नीलम बौद्ध हैं जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, समाज के हर एक मुद्दे पर बात करती हैं, अपनी बात को बड़ी दबंगता से रखती हैं। स्वागत है नीलम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। जी नीलम जी, इस वक्त देखने में आ रहा है जो इस वक्त बहुजन समाज जिसे बोलते हैं वह बड़ी तेज़ी से एकत्रित हो रहा है, संगठित हो रहा है। जितने भी आयोजन आपको देश में नज़र आ रहे हैं वह एक मंच पे हज़ारों की भीड़ नज़र आ रही है। किस नज़र से देखते हैं इन आयोजनों को, इन कार्यक्रमों को? क्या ये बहुजनों का सैलाब परिवर्तन कुछ कर पाएगा? देखिए, जिस तरह से पूरे भारत देश में तमाम जितने भी संगठन है, खासकर मैं बहुजन संगठनों की बात करूँ जो आज लगातार काम कर रहे हैं और आज सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि जो 2024 के चुनाव है, कहीं ना कहीं ये उसकी तैयारियां हैं। लेकिन उसकी तैयारी किस तरह से हो रही है? आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आज सामाजिक तौर पर बहुत सारे लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि जो कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को चमकाने का काम कर रहे हैं, अपने नाम को चमकाने का काम करें। लेकिन जब समाज की बात आती है, धरातल की बात आती है, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं? लेकिन अगर मैं धरातल की बात करूं, धरातल पर जो लोग आज दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात कैडराइज लोगों को कर रहे हैं, उन लोगों की आज कोई चर्चा नहीं है, उन लोगों को आज कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित, मैं कहूंगी कि ठेकेदार कहूंगी मैं उनको, समाज के जो अपने आप को समाज के ठेकेदार कहते हैं या ऐसे संगठनों के ठेकेदार कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? किस दिशा में समाज के लोगों को ले जा रहे हैं? और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हम 2025 में क्या नाम है 10 करोड़ लोगों को वोट बनाए। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो 10 करोड़ लोग वोट बनाने का आप एक संकल्प लेके चल रहे हैं, आखिर वो 10 करोड़ लोग हैं कौन से? क्योंकि जितने भी धर्म के आधार पर कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सारे गिने चुने चेहरे आपको वही चेहरे दिखाई देते हैं जो पहले से ऑलरेडी बौद्ध हैं। कोई भी नया चेहरा आज तक मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उन लोगों ने 10 लोगों को बौद्ध बनाया हो और उनके आधार पर वो बात करे कि हम भारत को बौद्ध में करेंगे। देखिए, भारत को बौद्ध में करने का जो संकल्प है बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी, निष्ठा और जो समर्पण
तमाम भाव जो इस तरह से हमारे महान पुरुषों का रहा, अगर इस तरह से भाव नहीं होगा तो आप कितने भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहिए। और हमें सोचना पड़ेगा कि जो 2024 में चुनाव है, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आज जितने भी सामाजिक संगठन है वो सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और भागीदारी निभा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें वोट बैंक में भी सेंध लगाने का बहुत बड़ा काम करें। तो यहाँ पर बहुजन समाज के तमाम उन लीडर्स की भी जिम्मेदारी बनती है जो कहीं ना कहीं आज अपने नेतृत्व को लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या तमाम राज्यों की बात करूं, जिस तरह से 2024 के चुनाव होने, हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, बहुत सारी शक्तियां ऐसी भी लगी है जो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को इधर उधर करने का काम करेगी। तो यहाँ पर जो नैतिक जिम्मेदारी वो समाज की बनती है कि इन लोगों की चालों को समझे और इनको समझे कि आखिर कौन से भारत को बोध में बनाने की बात करें या किस तरह से एक सामाजिक संगठन के तहत राजनीतिक सत्ता में जाने की तैयारी करें। देखिए, साहब मान्यवर काशीराम जी ने बिल्कुल साफ कहा था कि जब भी आपको राजनीति करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी सामाजिक भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समाज में एक दिन कार्यक्रम होता है, एक दिन भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद क्या, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमें धरातल पर काम करते नजर नहीं आता। सिर्फ मंचों से बड़े बड़े भाषण लगा लेंगे, मंचों से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे, मंचों से तमाम देश के वो चेहरे जो आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलन में आए हुए हैं, उनको देखते हैं कि हाँ, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े आंदोलनकारी। लेकिन आप धरातल पर जाके देखिए, क्या वो आंदोलन कर रहे हैं सही मायने में? अगर मैं कहूँ मैं कॉलेज में एक लेक्चर दे के या कहीं पर मैं धम्म प्रचारक का भूमिका निभाकर क्या मैं बड़े स्तर पर क्रांति कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जब तक धरातल पर मैं उन लोगों को तैयार नहीं करूंगी और मानसिक रूप से तैयार नहीं करूं। मैंने कहा ना, क्योंकि आज जिस तरह से आरएसएस लगातार काम कर रही है और आरएसएस जिस तरह से हमने देखा 2014 से लेके आज तक पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में काबिज है। लगातार हमारे लोग कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बन गया, क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? अभी जिस तरह से भारत देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करें, देखिए हम लगातार कह रहे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप कितना ही चिल्लाते रहिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक हमारे पास में संविधान रूपी एक ऐसी ताकत है, लेकिन उस ताकत के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि दिन दहाड़े बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, दिन दहाड़े आज आपकी नौकरियां छीनी जा रही है, दिन दहाड़े आपका आरक्षण छीना जा रहा है। तो आज संविधान के मायने रह कहाँ गए हैं? लेकिन ये उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ कि लगातार अपने नेतृत्व को आज चमकाने का काम कर रहे हैं बहुजन महान पुरुषों के नाम। आज लोग काशीराम जी का नाम खुले तौर पर ले रहे हैं, आज काशीराम जी की जय जयकार करें, बाबा साहब की जय जयकार। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि विपक्ष में या सत्ता में बैठे लोग भी बाबा साहब की मूर्तियां लगवाने का काम करें, उनके पोस्टरों को लगवाने का काम करें। लेकिन जब बात आती है उनके विचारधारा को मनोसात करने की, उनके विचारधारा को पढ़ाने की, तो कितना या कौन सी सरकारें आजादी के बाद से आज तक उनके विचारों को पढ़ाने का काम करें? एक भी सरकार आप बता दीजिए, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं या अभी वर्तमान में जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है उसकी बात करूं, इन लोगों ने मूर्तियां तो लगा दी हैं, इन लोगों ने तस्वीरें तो कार्यालयों में लगा दी है, लेकिन जब इनकी जो विचारधारा है उसको पढ़ाने की बात आती है तो उससे एक कोसों दूर नजर आते हैं। तो यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि सत्ता के माध्यम से अगर आपकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो वो एक ही पार्टी है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी समझदार है। आप नोएडा में घुसिए, नोएडा से लेकर लखनऊ तक, मैं कहूँगी पूरे उत्तर प्रदेश का आप भ्रमण कीजिए, आपको एक एक जगह पर एक एक महान पुरुष की आपको झांकी के तौर पर आपकी विचारधारा वहां पर गड़ी हुई नजर आएगी। जी, लेकिन इस मंचों से इन बहुजनों को तो एकत्रित हो रहे हैं, विचारधारा परिवर्तित हो रही है, कई लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, बहुजनों का ऐलान हो रहा है, आगाज़ हो रहा है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नए भारत के कौन से नए भारत का निर्माण हो रहा है? एक तरफ बीजेपी भी ये कह रही है कि हम नए भारत का निर्माण करें, एक तरफ जो बौद्ध लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम नए भारत का निर्माण करें, एक तरफ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम नए भारत का निर्माण करें। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से नए भारत का निर्माण हो रहा है? बाबा साहब के मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, हर एक मंच पे बाबा साहब भी नजर आते हैं, मान्यवर काशीराम साहब भी नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बाबा साहब और साहब काशीराम जी की बात करी तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर बाबा साहब के जिस तरह से दो सपने रहे कि बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर काबिज हो, दूसरा सपना रहा कि भारत बोध में हो। अब मुझे ये बताइए कि इन दो सपनों में से उत्तर प्रदेश को छोड़कर जब 4 बार बहन जी की सरकार रही, उसके अलावा कितने राज्यों में बहुजन समाज के लोगों ने अपनी सरकार बनाई, कितने लोगों ने भारत देश को बोध में बनाने के लिए काम किया? आज टिप्स पर आप गिन लीजिए कि जो भारत देश में बौद्ध है उनकी संख्या कितनी है, आखिर क्यों नहीं हो बौद्ध? अब बहुत सारे मैं बौद्धों की अगर मैं बात करूं तो आपको शायद बुरी लग जाए, लोगों को बुरी लग जाए। बहुत सारे बौद्ध मैंने ऐसे देखे हैं जो मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन आप उनके घर में जाकर देखिए, उनके घर की महिलाएं वही कर्मकांड, वही पूजा पाठ करती नजर आती, जिनसे कि हमारे महान पुरुषों ने उनसे मना दूर रहने के लिए मना करें। अब बताइए, हम कैसे बाबा साहब की बात करें, हम कैसे साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करें? साहब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज के तमाम लोगों को सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर सत्ता का मजा चखाया कि देखिए, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंचकर, संसद में
में पहुंचकर इस देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर सकता है। लेकिन आज सांसद में कितने सारे सांसद बैठे हैं हमारे जो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन वो क्या करें। मैं कह रही हूँ कि जितने भी सांसद है एक बार साइड में हट जाए। मैं कहती हूँ जो मोदी सरकार है ना धड़ाम से नीचे पड़ेगी, लेकिन क्यों नहीं हटते वो? क्योंकि आप सबको पता है कि आज जो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं सिर्फ वो अपने तक, अपने परिवार तक, अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। आज समाज में जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी जिस तरह से दिल्ली में पिछले दिनों एक कांड हुआ, आप सभी को पता है पक्कन छावला कांड, कितने सामाजिक संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, कितने राजनीतिक नेता निकल कर आए, कितने बहुजन समाज के नेता निकल कर आए, कोई भी नहीं निकल कर आए। लेकिन पहले निर्भया कांड हुआ तो पूरे भारत देश में लोगों की आत्माएं जाग गई, वो लोग कैंडल जलाने लगे संवेदना के तौर पर। और यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया था, 2 सरकारी नौकरियां घर में दे दी, 2 फ्लैट दे दी। लेकिन जब बहुजन समाज की बेटियों के साथ में इस तरह के अत्याचार शोषण होते हैं तो तब कहाँ चले जाते हैं वो? तब इनकी भावनाएं, इनकी ठेस नहीं होती है, इन लोगों की संवेदनाएं नहीं जागती। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि दोहरी मानसिकता लेकर ये लोग काम करते हैं। जब सवर्ण समाज की बहन बेटी के साथ में इस तरह का अत्याचार कुकर्म होता है तो तब इनकी संवेदनाएं जाग जाती है, उनको नौकरियां मिल जाती है, उनको अच्छे फ्लैट मिल जाते हैं। लेकिन तब वहीं दूसरी तरफ जब बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ में इस तरह की कुकर्म और इस तरह की घटनाएं होती है तो वहां पर संवेदनाएं इनकी बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, अपनी शक्ति को समझिए, क्योंकि आपने जो शक्ति 4 बार उत्तर प्रदेश में लगाई और उत्तर प्रदेश में आपने सत्ता का मजा भी चखा, और सत्ता का मजा चखने के बाद मैं कहूंगी कि आज पूरे भारत देश में जिस तरह से लोग अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, दिन दहाड़े खुले तौर पर कॉलर ऊंचा करके अपनी जातियों को पे गौरवान्वित करते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की देन है। तो मैं कहती हूँ कि आप जाइए और समझिए कि आखिर आपको किस दिशा में जाना है। क्योंकि आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, जब तक आपके आगे हड्डी फेंकी जाएगी तब तक आप कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो हड्डी आपके वहां से हटा ली, आपकी गर्दन को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा कि आप बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। और वही चीजें आज वर्तमान में हो रही हैं। जिस तरह से हमारे लोगों को आज आरएसएस की शाखाओं में जाते हम देखते हैं, यहाँ तक कि समता सैनिक दल की शाखा लगती है, वहां लोग क्यों नहीं जा रहे? वहां लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं बिल्कुल कहूंगी वो लोग ईमानदारी से काम नहीं करे। जिस तरह से आरएसएस के लोग सुबह 4 बजे उठकर वो शाखा लगा लेते हैं और हमारे लोगों को घर घर जाकर बुलाते हैं, उनके घर पर बैठकर चाय पीते हैं। ऐसे बहुजन समाज के, समता सैनिक दल के कितने लोगों के घरों में जा रहे हैं, कितने लोगों को मिशन मूवमेंट समझा रहे हैं, कितने लोगों को मिशन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो इस तरह का जो सिनेरियो आज बना हुआ है देश में, ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। जी नीलम जी, आप बार बार सत्ता की बात कर रहे हैं। लो, सत्ता परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, समय समय पर सत्ता परिवर्तित होती है। जैसे आप बार बार कोटेशन में डाल देते हैं कि बहन जी ने 4 बार रही, बहन जी ने ऐसा करा, बहन जी, लेकिन इस वक्त बहन जी अपने मोह माया से निकल कर नहीं आ रही हैं। लोग इस वक्त चंद्रशेखर को कहीं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं, हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर भी काम करते हैं। क्या कहेंगे? भोपाल के अंदर इतना बड़ा सैलाब दिखाई दिया, तो लगता है कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने वाला है इस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात करिए, मैंने बहन कुमारी मायावती की बात करी। एक मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, आज जिस तरह से भोपाल में चंद्रशेखर के जो समर्थन है, उनके समर्थन में नहीं बल्कि आरक्षण के समर्थन में लोग जुट रहे थे। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण छीना जा रहा था उसके समर्थन में लोग जुट रहे थे कि जो आज हमारा आरक्षण, जो हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिला है, वो हमारे हाथों से खिसक ना जाए। और जिस तरह से बहन जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी आज देखिए बहुत सारी कमियां हर किसी व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन हमें जो उसका पास्ट है उसमें जाकर कभी नहीं भूलना चाहिए कि किन संघर्षों के से जूझते हुए जब महिलाओं को घर से निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, तब एक महिला निकलकर समाज में आती है, रात दिन कैडर करती है, साइकिल पे यात्राएं करती है और लोगों को मिशन मूवमेंट समझाती है और उन महान पुरुषों से रूबरू कराने का काम करती है जिन महान पुरुषों को कोई जानता भी नहीं था। और वही चीजें हैं, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत सारी लगती है, समय समय पर बहुत सारे नेता निकल कर आते। अभी आपने चंद्रशेखर की बात करी, चंद्रशेखर का भी मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी। चंद्रशेखर तमाम ऐसे प्रोटेस्ट में गए जहाँ पर अत्याचार, एट्रोसिटी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सांत्वना देते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि सत्ता जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आप अपने समाज के लिए सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा है कि जिस तरह से बहन जी की सत्ता आई, साहब मान्यवर काशीराम जी ने जितना संघर्ष किया, जितना समर्पण के साथ काम किया, साहब मान्यवर काशीराम जी ने समाज की एक बेटी को निकाला। आज कितने समाज के लोग बेटियों को निकाल रहे हैं? बताइए मुझे, कितने समाज के लोग अपने घर की बहन बेटियों को आज मिशन मूवमेंट में निकाल रहे हैं? विडंबना है सुरेंद्र जी, मुझे कहते हो शर्म आती है कि जब महिला सीट रिजर्व होती है तभी हमारे समाज के लोग अपनी घर की बहन बेटी को निकालते हैं। किस लिए? क्योंकि महिला रिजर्व सीट हो गई, उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले कितना सामाजिक कार्यक्रमों में लेके जाता है, कितना राजनीतिक कार्यक्रमों में लेके जाता है, कितना धार्मिक कार्यक्रमों में लेके जाता है। आपको गिने चुने वही चेहरे आपको दिखाई देंगे महिलाओं के। जब हमारी आबादी इस देश में 50% है तो भागीदारी भी 50% होनी चाहिए। और मैं बहन जी का सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय बाहर निकली जब घर से, मैंने दोबारा कह रही हूँ कि जब बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, सोचने तक की आज़ादी नहीं थी, पुरुषों के अधीन रहने तक के लिए उनको विवश किया जाता
था, तो उस समय एक महिला निकल कर आती है और उसने पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया। और जिनको आज वर्तमान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं कहूँगी कि आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, तो उनका जो काम है उसको हमें सलाम करना चाहिए। कमियां हर किसी में होती है, लेकिन कमियों की समीक्षा करके भी हमें देखना चाहिए कि आज आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो लोग बहन जी पर एलिगेशन लगा रहे कि बहन जी शांत बैठ गए। बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आ रहे कि बहन जी दूसरों को तो शिक्षा देती है कि आप पूरा त्याग समर्पण कर दीजिए, विवाह मत कीजिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने जो भतीजा उनका आकाश आनंद है, उसका विवाह होने वाला है, उस पर भी एलिगेशन लग रहा है। लेकिन देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना निजी लाइफ है कि वो विवाह करे या ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भाई अगर आप अपने महान पुरुषों को समझते हो, उनके संघर्ष को समझते हो, साहब मान्यवर काशीराम थे, बताइए कितने साहब मान्यवर काशीराम जी बने। वामसेव के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को संगठित किया, करोड़ों लोगों को कैडराइज किया, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये व्यक्ति का निजी मामला। मैं कहती हूँ कि एक विवाह के बाद भी आदमी स्वतंत्र रूप से उतना ही काम कर सकता है जितना कि अविवाहित। अब मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ, अपने जीवन साथी का उदाहरण देती हूँ। हम दोनों देखिए समाज में रात दिन लगे रहते हैं, क्या हमें समाज से कोई लालच है? लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने समर्पण बलिदान संघर्ष किया, तो कहीं ना कहीं उनका अंश मात्र हम भी इस कारवा को आगे बढ़ा जाए, कम से कम उसको रोकने का काम ना करें। तो ये दायित्व आज हर व्यक्ति का बनता है, हर दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का बनता है कि वो अपने महान पुरुषों को पढ़े, उनको समझे, उनके कारवा को आगे लेकर चले। और मैं बार बार कहूंगी कि जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, आपके ऊपर अत्याचार शोषण लगातार होते रहेंगे। अगर आपको इन अत्याचार शोषणों को रोकना है तो आप सत्ता पर काबिज होइए, और आपकी ताकत इस देश में 85% है, उस ताकत को समझिए। क्योंकि आप तो उस विशाल हाथी की तरह, उस विशाल आसमान की तरह, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वही हजूम दिखाई देगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये समाज सोया हुआ है, सिर्फ अपने बीबी टीवी में ही मस्त है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं। नीलम जी, लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, SC ST OBC के लोग सामने आ रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं, अपने संगठन बना रहे हैं और बहुजनों की लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मान्यवर साहब का सपने को हम पूरा करेंगे, जिसे बहन जी भूल गई हैं। उनके मंचों को, मान्यवर साहब के तस्वीरों को, उनके फोटो को मंचों तक पे लगाते हैं। तो उनके सपने को लगातार तो पूरा करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुजनों की सत्ता तक पहुँचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो लोग ईमानदारी से, मेरा शब्द सुनिए, कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जो लोग आज भी कहीं ना कहीं चतुर चालाक बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी गंदी मानसिकता के तहत सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, अपने पर्सनल हितों के लिए सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, वो भले काशीराम जी का नाम लेते रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे, उनकी तस्वीरें लगाते रहे, ऐसे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो समाज में धरातल में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उनके हमें हौसलों को बढ़ाना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे नेता, चाहे वो OBC समाज के हो या SC हो, ST हो या माइनॉरिटी लेवल के हो, वो निकल कर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कितना समाज है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। उनका अपना पर्सनल कितना समाज है। आप देखिए, बहुत सारे मंच लगते हैं, OBC समाज के लोग मंच लगाते हैं, ST समाज के लोग मंच लगाते हैं, लेकिन वो भीड़ जो वहाँ पर दर्शकों की होती है वो कौन सी होती है? क्या कभी आपने देखा है कि OBC समाज में जो भीड़ है वो खाली OBC समाज के? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाँ पर सबसे जो संख्या है वो उस बहुजन समाज की, जो लगातार हर संघर्ष में, हर आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी देश में कोई एट्रोसिटी होती है तो वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है, सबसे पहले रोडों पर उतरता है, सबसे पहले वो रोडों को जाम करने का काम करता है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग हमारी भीड़ दिखाकर कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को, अपने नाम को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को सोचना चाहिए, इन जैसे नेताओं से बचे, और जो लोग वास्तव में ईमानदारी से सच्चा काम कर रहे हैं उनके प्रति समर्पित भाव से पूरी ईमानदारी से लग जाए। नीलम जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अभी संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है यूपी के अंदर, उत्तर है ना, और वहाँ पे आग लगा दी गई है। दूल्हों को जो होते हैं, दलित दूल्हे जो होते हैं, उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। कोई मूछ रख लेता है तो उसको मार दिया जाता है, या यूं कहें कि कोई छोटा सा बच्चा अगर मटके से पानी पी लेता है तो भी उसको मार दिया जाता है। इस तरीके की एट्रोसिटी जो है वह कब ख़त्म होगी? समानता, बंधुता की बात कब होगी पूरी, वह हमें बताएं। देखिए, ये सारी चीजें ना मन से उत्पन्न होती है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष कहा था कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चपदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो दुखवैति मक्चकंग व वहतो पद। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जिस तरह के विचार, जिस तरह के सिद्धांत आपके मन में आएंगे, आप उसी तरह से व्यवहारिकता में उनको लेकर आएंगे। और जिस तरह से आपने बात करी कि बिहार के बलिया में जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में आग लगाई गई है, वो भी होली के दिन, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी मानसिकता को परिलक्षित करता है, और ये कौन सा धर्म है, कौन से धर्म के ठेकेदार है जो किसी भी मंदिर में जाकर जिसकी एक लोग आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं। और आखिर बहुजन समाज के लोगों को आज मंदिरों में जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने मंदिरों में जाने के लिए आपको साफ साफ मना कर, हमारे महान पुरुषों ने साफ साफ कहा कि इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आप बाहर निकलिए और अपनी एकता की तरफ बढ़िए। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग भी, पता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्यों मंदिरों में जाते, क्यों पूजा पाठ में उलझे। लेकिन जिस तरह से आपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करी, आपने देखा कि इतिहास में जिस तरह से होलिका का दहन हुआ, उसी तरह से फिर से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं,
फिर से हमारे लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की, मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि हमारे लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को समझाई, कल मैंने देखा कि होली में कलर वलर लगाकर बहुत ज़्यादा हुड़दंगबाजी करते हैं, शाम को होली दहन करते हैं। अब उनसे पूछे कि होली के पीछे की कथा क्या है, होली के पीछे का इतिहास क्या है, कितना वो होलिका के बारे में जानते हैं, कितना होलिका के बारे में पढ़ा। अरे वही आपके समाज की बेटी जिसको कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जिसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया और उसको जिंदा आग के हवाले कर दिया, आप उसी का जश्न मना रहे, एक बेटी की शहादत पर आप जश्न मना रहे। तो ये हमारे समाज के लोगों का जो जागरूक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैडराइज के माध्यम से लोगों को बताएं, उनको बताएं कि होलिका का क्या महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है। क्योंकि आज हमारे लोग भी, मैंने कहा ना कि अत्याचार वो करते हैं और उन्हीं के अत्याचारों में शामिल होकर हमारे लोग जश्न मनाने का काम करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि जब तक हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक इस देश का उद्धार। कहते हैं नीलम जी, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, चरित्र की जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है। चरित्र और पिक्चर, आप किसी के घर में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर बाबा साहब की फोटो लगी है तो उससे हर व्यक्ति सीख लेगा कि देखिए सूट बूट में बच्चे भी पूछेंगे कि व्यक्ति कौन है, बताते हो बड़ा हर्ष होगा। लेकिन हम वहीं कहीं दूसरे के घर में जाए, हम देखते हैं 4 हाथ 5 हाथ, मतलब बड़ी अजीब सी बात होती है कि आज वैज्ञानिक युग में हम इस तरह की बातें करते और समझ में नहीं आता ऐसा कौन से महान टेलर होता है जो 10-12 बाजुओं के कपड़े बनाकर तैयार कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं जाकर चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल भावनाओं का दौर बहुत ज़्यादा है देश में। आप एक भी बात कर दो तो तुरंत भावनाएं आहत हो जाती है। अब समझना पड़ेगा कि इन लोगों की भावनाएं कैसी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं कहूँगी कि कैडराइज होंगे और लोगों को कैडराइज भी करेंगे, और जब कैडराइज करेंगे तो वो लोग भी टुकड़ों टुकड़ों में जाकर लोगों को कैडराइज करेंगे। और जब तक लोग कैडराइज नहीं होंगे, मैंने कहा ना कि कैडर का मतलब, साहब मान्यवर काशीराम जी ने कैडर तैयार किया और उसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी। आज कैडर लग तो रहे हैं, आज यहाँ पर भी एक कैडर लग रहा है पिछले 3 दिन से। तो देखिए, लोग दूर दराज से राज्यों से आए हैं चलकर, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, इतनी दूर दूर से लोग। ये वो लोग हैं जो जागरूक है, जो समझ रहे हैं कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना, अपनी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं जागृत करना है और जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनसे बचाना है। जी। बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की मेरे को एक लाइन याद आ रही है। कहते हैं, मैं निकला तो अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। तो ये कारवा कैडराइज तरीके से लोगों को सामने आने से लोगों को शिक्षित बनना पड़ेगा, उनको साइंस के युग को समझना पड़ेगा, ना कि पाखंडवाद और आडंबरवाद में घिरे रहें। और जिस तरीके की विचारधारा है, उस विचारधारा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से आपके हित की बात है। आपने हमारे से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।